अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 17 कोविड 19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान पर एक विस्तृत एवं समाधान कारक चर्चा लेकर उपस्थित है। हमारी आज की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से की जाने वाली चर्चा में विषय विशेषज्ञ के रूप में माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम एवं माननीय शीबा खान मैम मौजूद हैं। हमारे विशेषज्ञ द्वयों से आप भली भांति परिचित हैं, किंतु इनकी मुख्य भूमिका पर आपका ध्यान आकृष्ट कर बताते हुए हम गौरवान्वित हैं कि वैश्विक महामारी के दौरान ही अपने स्वयं में डिजिटल और आईसीटी कौशल विकसित कर इन दोनों ने ही व्यवहारिक रूप से जबलपुर विकास खंड को पूरे जिले ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में लर्निंग अग्रणी बनाया है। तो आइए आज की चर्चा के ऐसे उत्कृष्ट शिक्षाविदों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करें और मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सभी के बिहाफ पर माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम एवं माननीय शीबा खान मैम का हृदय तल से स्वागत करता हूँ। विषय के जिज्ञासु आप साथियों का भी भावभीना स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए मॉड्यूल की चर्चा को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और इस क्रम में पहला प्रश्न श्रद्धा अग्रवाल मैम से यह है कि इस मॉड्यूल को पूरा करके हमारे शिक्षक साथी किन बातों में सक्षम हो सके। हम बात कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल को करने के बाद हमारे शिक्षक साथी किन बातों में सक्षम हो पाएंगे। तो इस मॉड्यूल 17 को पूरा करने के बाद हमारे शिक्षक साथी कोविड 19 की प्रकृति और विद्यालय के कामकाज पर इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करने में निश्चित रूप से सक्षम हो सकेंगे। छात्रों और विद्यालय के अन्य अधिकारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। विद्यालयों में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाने में वो सक्षम हो सकेंगे। शिक्षार्थियों के अनुकूल मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करने में वो सक्षम हो पाएंगे और छात्रों के मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के अनुकूल कक्षा व्यवहारों का विकास कराने में सक्षम हो सकेंगे। मॉड्यूल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मॉड्यूल के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इसके पहले शिवा जी आपसे गुजारिश है कि इस प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा के बारे में। जैसा कि आपने इसके उद्देश्य के बारे में बताया, तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मॉड्यूल की रूपरेखा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि कोविड 19 और जिससे अभी सभी पूरा देश और पूरा विश्व ही ग्रसित है। तो इस कोविड 19 से संबंधित कई चुनौतियां अभी हमारे शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में है। जैसे सबसे पहले तो जो आम समस्या है कि कोविड 19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की चुनौती है। फिर इसके साथ ही जैसे धीरे-धीरे करके अनलॉक करके धीरे-धीरे सब चीज़ें खुलती गई हैं, लेकिन अभी विद्यालयों को खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही उसकी बहुत सारी चिंताएँ भी हैं बच्चों को लेकर। तो विद्यालयों में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करना है, ये भी एक बात है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिर विद्यालय खोलने के पहले क्या तैयारियाँ आवश्यक है, इन पे चर्चा करेंगे। फिर विद्यालय में छात्रों के प्रवेश और निकास के दौरान सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखना है, इन बातों पे इसमें गाइडलाइन दी गई है। विद्यालयी अवधि के दौरान किए जाने वाले व्यवहार पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही सुरक्षित छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करने के बारे में हम बात करेंगे। फिर इस दौरान में अधिगम किस प्रकार होगा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अधिगम तो टोटली चेंज हो गया, आम दिनों से डिफरेंट हो गया है। तो अधिगम और मूल्यांकन दोनों ही डिफरेंट हो गया है, तो वो किस तरीके से होगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर छात्रों के मानसिक कल्याण को सुगम कैसे बनाया जा सकता है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। काफी अच्छे उद्देश्यों पर ये प्रशिक्षण की जो आउटलाइन है वह भी काफी उचित प्रतीत होती है। शिवा जी, चर्चा के दौरान जो बातें हैं वो एक यह है कि कोविड 19 एक काफी संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू होने के पहले ये एकदम नया वायरस जो है
ये अज्ञात था, इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस कहा है। तो इस कोविड-19 के बारे में समस्त पहलुओं के बारे में हमारे शिक्षक जो हैं इस चर्चा को सुनकर अवगत हो पाएँगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपसे इसी संदर्भ में ये है कि कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है और कई बार तो ये असिम्प्टोमेटिक होता है, अर्थात वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे में छोटे-छोटे विद्यालयीन बच्चों के मामलों में विद्यालयी शिक्षा की किस प्रकार की चुनौतियाँ समझ में आपको आती हैं? जी, जैसा कि आपने कोरोना वायरस के बारे में बताया, तो भारत में भी ये वायरस जो है इसका संक्रमण से कई हज़ार लोग बीमार हुए हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है तो लॉकडाउन की भी स्थिति इसमें देखी गई थी और घरों में रहने की सलाह दी गई थी। बाज़ार, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, परिवहन साधन सभी बंद रहे। बच्चे, बुजुर्ग और हृदय और मधुमेह या उच्च चाप से संबंधित जो बीमारी वाले व्यक्ति थे, उनको बहुत ज़्यादा संभावना थी कि इसके अगर चपेट में आ गए, तो उनका इलाज थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये अधिक कमज़ोर होते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी इस बीमारी से काफ़ी खतरा है। तो धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा नॉर्मल स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं और अनलॉक की चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न गतिविधियाँ धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। अभी केवल विद्यालय के क्षेत्र में टोटली अनलॉक होना अभी बाकी है, जैसे कि 9 टू 12 जो क्लासेज़ हैं, वो तो थोड़ा-थोड़ा खोल दी गई हैं। मार्गदर्शन के लिए बच्चे जा रहे हैं, लेकिन 1st टू 8th अभी क्लासें क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें अभी विद्यालय खुलना थोड़ा मुश्किल काम है। तो धीरे-धीरे लेकिन इसकी ओर भी अभी हमारा देश काम करने जा रहा है। तो इस संदर्भ में ये आवश्यक है कि विद्यालय के जो प्रधान और शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षा विशारद, माता-पिता, समुदाय के सदस्य इस बीमारी की प्रकृति के बारे में एक अपनी समझ विकसित कर सकें और साथ ही इस बीमारी से छात्रों को और खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतें। तो चूँकि हम जानते हैं कि ये ऐसी बीमारी है कि खाँसने और छींकने के माध्यम से जो संक्रमण होता है, उससे साँस की बूँदों के साथ सीधे संपर्क के ज़रिए ये व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो व्यक्ति वायरस की दूषित सतहों को छूने और अपने चेहरे जैसे आँख, नाक, मुँह को छूने से भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि उदाहरणों में बताया गया है कि वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। तो विद्यालयी जो वातावरण है, उसमें कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने के लिए और बच्चों और विद्यालय के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियाँ आवश्यक है, ताकि ये कर्मचारी और बच्चे जो हैं इस संक्रमण से बचाए जा सकें और विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं, वो सुचारू रूप से संचालित की जा सकें। ये भी हमें सामने यही बहुत बड़ी चुनौती है। एक चुनौती, कुछ चिंता आप व्यक्त कर रही हैं कि लोगों में कोविड-19 के संक्रमण के तेज़ी से प्रसार के कारण विद्यालय एक तो अचानक बंद हो गए थे और ऐसे में हम सभी काफ़ी प्रभावित हो गए थे। विद्यालय अब जल्द ही या कुछ समय के बाद पूरे देश में काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में शिवा जी एक चिंता यह भी है, वैसे तो चिंता के कई व्यापक क्षेत्र हैं, लेकिन चिंता यह है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहे और कोई भी वायरस से संक्रमित ना हो, विद्यालय में कामकाज शुरू हो। इसके पहले शिवा जी आपको क्या लगता है कि किन पहलुओं पर सभी हितधारकों को हमें मिलकर आपस में विचार विमर्श कर लेना चाहिए? जी, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे बात करना और धारकों पे को चर्चा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूँगी विद्यालय खोलने के पहले की तैयारी। अब चूँकि विद्यालय अगर खुलने वाला है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे विचार-विमर्श करना ज़रूरी है, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, माता-पिता, समुदाय और अन्य सभी लोग इस पे ध्यान दें कि पहली बात तो है विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इसमें जो सुरक्षा के लिए और स्वच्छता के लिए शौचालय और विद्यालय परिसर के बारे में विचार-विमर्श करें और हाथ धोने की व्यवस्था पर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबके चेहरे पे मास्क लगाना।
इसमें शामिल करना ज़रूरी है, या अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके मास्क नहीं है, तो उसको उपलब्ध कराना भी, ये भी विद्यालय की एक अ, अधिकारी की ज़िम्मेदारी है। फिर विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखना, जैसे जो नॉर्मल है कि 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखना, तो वो उसको भी बनाए रखने के लिए जो नियम है, उसके बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। फिर सभी जो कर्मचारी है उनके लक्ष्यों के प्रति सतर्क रहने, और स्थानीय नगर पालिका अधिकारी, जिला प्रशासन और अस्पतालों के संपर्क में रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई एकदम से बीमार महसूस करता है तो ये लक्षण भी समझ में आने चाहिए और तुरंत उसको इलाज मिलना चाहिए, तो ये सब संपर्क होना अनिवार्य है। फिर अगर शिक्षक और अन्य कर्मचारी कोई भी अगर इस बीमारी से ग्रसित है या कुछ लक्षण है, तो उनको इतना जागरूक करना चाहिए कि वो अपने आप को छुपाए नहीं, और साथ ही विद्यालय प्रमुख को इन कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने की भी अनुमति देना चाहिए। हालाँकि कई बार इसमें दुरुपयोग की भी संभावना हो सकती है, लेकिन एक वो ईमानदारी वाली बात है कि वो देख के समझ में आ सकता है लक्षण उनके, तो उस हिसाब से उनको छुट्टी मिलने के अधिकार होना चाहिए। फिर विद्यालयों को खोलने से पहले सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माता-पिता और शिक्षक संघ और विद्यालय प्रबंधन की समिति की बैठक भी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो ये बैठक ऑनलाइन भी करवाई जा सकती है, क्योंकि कई बार माता-पिता आना नहीं चाहते हैं स्कूल, तो हम यहाँ इस स्थिति में फ़ोर्स तो कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन भी हो सकता है। फिर माता-पिता को विद्यालय आने के पहले उनके और बच्चे द्वारा की जाने वाली आवश्यक तैयारी के बारे में भी सूचित करना अनिवार्य है। विद्यालय और समुदाय के बीच प्रभावी संचार तंत्र निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही जो माता-पिता हैं उनके व्यवसाय का भी एक विवरण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार माता-पिता का ऐसा व्यवसाय होता है कि उन्हें गाँव या शहर या जिले के भीतर या बाहर कई स्थानों की यात्रा करना पड़ सकता है, तो ऐसे में संक्रमण के चांसेस हो सकते हैं, तो ये जानकारी भी अनिवार्य है। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से भी परामर्श किया जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति को सँभालने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। फिर प्रत्येक विद्यालय में मोबाइल पोर्टेबल हैंड वॉश कम सैनिटाइज़र की सुविधा की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो हो सकता है ये अभाव इसका हो स्कूल में, तो ये व्यवस्था ज़रूर स्कूल खुलने के पहले होना ज़रूरी है। फिर अलग-अलग स्कूल में चूँकि बच्चे बहुत सारे रहते हैं, एकदम निकलते हैं, एकदम स्कूल आते हैं, तो क्रमबद्ध विद्यालय समय पर चर्चा और इसको अंतिम रूप देने की भी बहुत आवश्यकता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, सामाजिक दूरी। तो जैसा अभी हमने कहा था कि एक नॉर्मल कहा गया है कि 2 व्यक्ति के बीच 6 फीट की या 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो अधिकांश जो विद्यालय है, आवश्यक छात्र शिक्षक अनुपात के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा या विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसको विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है, जैसे कि इस अर्थ में भी विचार के लिए 2 तरीके सुझाए गए हैं, जिसमें अपेक्षित क्रियान्वयन का निर्णय लेना विद्यालय प्रशासन पे निर्भर करता है। पहला तो यह है कि प्रत्येक कक्षा के आधे छात्र विषम तारीख और शेष आधे छात्र सम तारीख को विद्यालय पे उपस्थित हो सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि कक्षाएँ जैसे 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 विषम तारीख और शेष कक्षाएँ सम तारीख को विद्यालय में लग सकती हैं। तो अपने सहूलियत के हिसाब से ये कर सकते हैं। फिर विद्यालय नहीं आने वाले जो छात्र हैं, उनको नियत कार्य असाइनमेंट दिया जा सकता है, गृह कार्य दिया जा सकता है, जिसकी देख-रेख शिक्षक को करना अनिवार्य होगी। व्हाट्सएप या अन्य किसी समूह का गठन छात्रों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही पुस्तकालय, कंप्यूटर, व्यावहारिक अवधियों में इस तरह के क्रमबद्ध किए जाने चाहिए, ताकि उचित जो है सामाजिक दूरी बनाई जा सके, और खेल अवधि और संगीत और नृत्य, अन्य कला प्रदर्शन अवधि, इन सब की सुविधा और मार्गदर्शन के साथ भी इनको मतलब सुविधा के साथ और मार्गदर्शन देते हुए ये सब चीज़ें करवाई जानी चाहिए। फिर बच्चों को यहाँ अगर स्वस्थ रहने का हम ध्यान दे रहे हैं, तो इसके साथ उनको खुश रखना और तनाव मुक्त रखने के लिए भी ध्यान देना है। तो अगर हम इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ उनसे कराएँगे, संगीत, नृत्य वगैरह, तो बच्चे उससे तनाव मुक्त रहेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी।
अब इसके बाद आगे की बात जैसे अब हम कर सकते हैं परिवहन के साधन की बात कर सकते हैं कि छात्र जनरली बहुत सारे माध्यमों से स्कूल आते हैं। कुछ अपने दम पे आते हैं, कुछ विद्यालय परिवहन की सुविधा का लाभ उठाते हैं। फिर इस अगर हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक दूरी बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए कुछ उपाय जो है इस मॉड्यूल में दिए गए हैं जिसको विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना सकता है। जैसे कि पहली बात इसमें कही गई है कि जहाँ तक संभव हो बच्चे अपने व्यक्तिगत परिवहन का उपयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम का उतना दिक्कत नहीं रहेगी, बच्चे सेफ रहेंगे। जैसे दूसरी जो पॉइंट इसमें कहा गया है कि जैसे जोखिम के संभावित क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रस्त बस यात्री के साथ निकट संपर्क होना, कोविड-19 वाले किसी व्यक्ति द्वारा सब स्पर्श की गई सतहों से संपर्क होना या संक्रमित हाथों से मुँह, नाक या आँखों को छूना शामिल है। तो ये सब जो जोखिम है, इसमें कोशिश करें कि छात्रों को जब संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने का हम निर्देश दें, ताकि वो एक-दूसरे से कम जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इतना 6 फीट की दूरी के हिसाब से ही बच्चे बैठें। फिर पिछले जो प्रवेश द्वार है उससे बच्चे प्रवेश करें और बाहर निकलने के लिए अ, अगला जो द्वार है उसका उपयोग करें। फिर बस यात्रियों द्वारा स्पर्श की जाने वाली सतहों को छूने से बचने और शरीर के तरल पदार्थों द्वारा दूषित सतहों को छूने के लिए यदि आवश्यक हो तो दस्ताने का उपयोग करने की सलाह भी दी जा सकती है। चिंताएँ बड़ी व्यापक हैं। आपने इस व्यापक चिंताओं में सामाजिक दूरी की बात की। सामाजिक दूरी विद्यालयों में अध्ययन के दौरान इस सामाजिक दूरी की आपने बात की। आपने सामाजिक दूरी की बात की परिवहन के साधन के रूप में। आपने विद्यालय खुलने से पहले क्या-क्या तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार के विचार-विमर्श जो है सारे स्टेक होल्डर्स को करना चाहिए। ये सारी चर्चाएँ आपने बहुत अच्छे से की है और इन जिन भी पहलुओं पर हम एक सामान्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसका बहुत ही सिंपल समाधान आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो अगर अब हम बात करते हैं, जो बात आप करना चाह रही थी कि विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश और निकास की, तो इसमें जो हमें केवल यह जानना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं या विद्यालयों ने बनाए होंगे? जी। जैसे कि अभी बाकी चीज़ों पे बात की अभी हमने कि सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो प्रवेश और निकास के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं मॉड्यूल में, तो हम उस पे बात कर सकते हैं। जैसे बुखार, खाँसी और ज़ुकाम के लिए बिना चूक किए विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की स्कैनिंग करना अनिवार्य है। फिर साथ ही जो बुखार, खाँसी, ज़ुकाम के लिए विद्यालय में प्रवेश करते समय हर बच्चे की रोज़ाना स्कैनिंग अनिवार्य है। फिर साथ ही साबुन और पानी की सुविधा पर्याप्त संख्या में रखना ज़रूरी है और हाथ धोने का जहाँ पे भी प्रावधान है, वहाँ पे रखा जाए ये और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चा नियमित अंतराल पर विशेष रूप से भोजन करने के पहले और बाद में अपने हाथों को धो रहा है, ये सब देखना अनिवार्य है। फिर विद्यालय समापन के समय अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रश मचाते हैं, बहुत अराजक समय होता है, उस वक़्त बच्चों को कंट्रोल करना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। सामाजिक दूरी बच्चे बना रखना इस वक़्त सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो विद्यालय प्रधान है और शिक्षक है और अन्य कर्मचारी है, वो अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से जाने के लिए उनको ठीक से उनको समझाना पड़ेगा। उसके लिए विभिन्न रणनीतियाँ भी अपनाई जा सकती है, जैसे यदि विद्यालय में सभी चरण की पढ़ाई है अगर, तो जो प्राथमिक कक्षाओं का आरंभ है वो और समापन ये दोनों अलग-अलग समय पे रखा जा सकता है। जैसे प्राथमिक कक्षाओं को की शुरुआत जो है वो 30 मिनट देर से करें और उसको 30 मिनट पहले बंद किया जा सकता है। केवल कुछ ही मामलों में समस्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए भाई-बहन में से कोई एक प्राथमिक में है और अन्य उच्च प्राथमिक या उच्च कक्षाओं में। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा लचीलापन होना चाहिए कि भाई-बहन को एक साथ प्रवेश की अनुमति देकर नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये संख्या कम ही होगी। फिर यहाँ तक कि उच्च कक्षाओं में छुट्टी के लिए भी कई तरीके अपनाने होंगे, जिससे
सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा और बच्चों को नियंत्रित करना होगा। जैसे विद्यालय बस से जो आने वाले छात्र और माता-पिता द्वारा पहुँचाए जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको अलग-अलग जगह से लिया जाए और अलग-अलग जगह से पहुँचाया जाए। मतलब उनका छोड़ने का और ले जाने का स्थान अलग-अलग निश्चित किया जाए। और साथ ही जो अपंजीकृत बस और वैन होते हैं, उनमें बच्चों को अनुमति नहीं दी जाए छात्रों को लेने और छोड़ने की। इसके साथ ही विद्यालय बस और वैन में उचित सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करना रखा जाए तो बहुत बेहतर होगा इन बच्चों के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से शिवा जी आप समस्याओं का समाधान सुझाव कर दे रही हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती के बारे में आपसे बात करनी है और वह यह कि विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के लिए कुछ सुरक्षा अभ्यासों का या सुरक्षा उपायों का हम किस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं? अगर इसके बारे में आप चर्चा करना चाहें। जी। जो सुरक्षा विद्यालय की अवधि के दौरान जो अभ्यास किया जाना है सुरक्षा के लिए, तो उसमें जो मॉड्यूल में कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला सुझाव दिया गया है कि सभाएँ, बैठक, खेल के मैदान का उपयोग और अन्य गतिविधियाँ जहाँ सामाजिक दूरी बनाना संभव नहीं है, उससे हम बच जाएँ। इस वक़्त बचे रहें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को जो है मिलने-जुलने से सीमित करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे अगर खेल के मैदान के समय को अगर क्रमबद्ध करना और समूहों को कला संगीत हो गया, व्यायाम हो गया, ऐसी गतिविधियों में बच्चों को थोड़ा अलग रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर दूसरी बात ये है कि छात्रों और विद्यालयों के अन्य जो अधिकारी हैं, उनको साबुन और पानी से एक अच्छी गुणवत्ता वाला सैनिटाइज़र से बार-बार मतलब 20 से 30 मिनट के बाद हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि ये बहुत टफ़ काम है हर बच्चे पे इन चीज़ों का ध्यान देना, लेकिन इनके लिए कुछ और भी उपाय जैसे किए जा सकते हैं, जैसे कुछ प्रमुख स्थानों पे इसके पोस्टर और चार्ट प्रदर्शित किए जा सकते हैं। फिर शिक्षकों को उन्हें सुरक्षा के उपायों के बारे में बार-बार याद दिलाने चाहिए कि क्यों हमें सुरक्षा रखनी है और किस तरीके से रखनी है। फिर सभी पदाधिकारी और छात्रों को समुचित विद्यालय अवधि में मुँह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जब सभी बड़े भी पहनेंगे, सारे अधिकारी भी पहनेंगे, टीचर्स भी पहनेंगे तो बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और ये आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य ही है। फिर इसमें और जो बताए गए हैं सुझाव उसमें कक्ष व्यवस्था या पद्धति जो है वो इस प्रकार कर सकते हैं कि माता-पिता, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति और स्थानीय विद्यालय अधिकारियों के परामर्श से निर्णय लिया जाना चाहिए और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। कक्ष के आकार और छात्रों की संख्या के आधार पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ सम-विषम की जो है वो पॉइंट यहाँ पे भी हम अपना सकते हैं। फिर समूह कार्य ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से और विद्यालयों में इसे सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए किया जा सकता है, जैसा कि अभी किया भी जा रहा है। और शिक्षकों और छात्रों द्वारा महामारी से निपटने के अभिनव तरीकों के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे नारे, कार्टून, कविताएँ, लेख और दूसरे कुछ निवारक तरीकों के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि भोजन को विद्यालय के प्रधान के नेतृत्व में विद्यालय की समिति द्वारा नए सिरे से पकाया जाए और साथ ही ठीक से जाँचा भी जाए। रसोइयों को भी अपने हाथ को धोना चाहिए और फेस मास्क पहनना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, अपना सिर ढकना चाहिए। इन सारे नियमों को सभी को मानना होगा, तभी जाके ये सुरक्षा हम बच्चों को अधिक से अधिक दे पाएँगे। बहुत ही विस्तार पूर्वक हम अपने मॉड्यूल पे चर्चा कर रहे हैं शिवा जी। कोविड-19 के दौरान एक बात तो हुई है कि कई माहों से हमारी शालाएँ बंद हैं और इससे निश्चित तौर पे शिक्षा में थोड़ा ना थोड़ा गैप तो आया है। इसको भरने के लिए स्टेला कौटिल्य की टाइम मैनेजमेंट बाय यूजिंग टाइम सर्किल टेक्निक, इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक ये समझ में आई। जी, इस मॉड्यूल में ये एक्टिविटी बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताई गई है। ये प्रबंधन की एक्टिविटी है। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसे कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट बाय यूजिंग टाइम सर्कल, यानी कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे टाइम सर्कल की मदद से। तो इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे स्केच पेन हो गया,
प्रोटेक्टर है, ड्राइंग पेपर है, कंपास ये है और चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस एक्टिविटी में क्या करना होता है, जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कि 7-8 कितने महीने हो चुके हैं कि हमारा जो स्कूल है वो बंद है। वैसे तो अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए जुलाई से भी शुरू हो गया तो 7-8 महीने हो गए कि बंद है। तो हमारा टाइम जो है वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसको जो रूटीन हमेशा चलता था उससे थोड़ा-सा डिस्टर्ब है। विशेष तौर पे बच्चों की बात अगर हम करें तो सोने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, खेलने-कूदने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो इससे पढ़ाई कहीं न कहीं छूट रही है, अब उसको कवर करना है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत कामगार साबित होती है। तो इसमें क्या करना रहता है कि एक सर्कल बनाना है जिसको 24 भागों में डिवाइड करना है, मतलब ये 24 भाग 24 घंटे प्रदर्शित करते हैं। तो और हर सर्कल में ये लिखना है कि कितने घंटे कौन-सी एक्टिविटी की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं 24 घंटे में 10 घंटे सोने को दे रहे हैं और अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए 4 घंटे दे रहे हैं, खाने-पीने के लिए 2 घंटे दे रहे हैं, मम्मी-पापा की हेल्प के लिए 3 घंटे दे रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस जो अभी ऑनलाइन हो रही है उसके लिए 2 घंटे दे रहे हैं, पढ़ने के लिए 2 घंटे दे रहे हैं, लिखने के लिए 1 घंटा दे रहे हैं। और अगर इसको देखा जाए तो जब ये सर्कल बनाते हैं तो देखते हैं कि थिंकिंग के लिए कोई भी टाइम नहीं दे रहे हैं और एक्सरसाइज के लिए भी कुछ टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सर्कल में ड्रॉ करके बच्चा शो करेगा। तो इसमें अलग-अलग कलर से भी कर सकता है, जैसे सोने के लिए पिंक कलर का यूज़ करे और सोशलाइज़ेशन के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करे। तो इससे क्या होगा, एक तो परसेंटेज भी जो 24 घंटे में वो जितना टाइम दे रहा है, मान लीजिए 10 घंटे वो सोने के लिए दे रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है 100 में से। या 2 घंटे पढ़ने के लिए दे रहा है, तो उसका टाइम ऑफ परसेंट कितना रीडिंग के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से परसेंटेज वाइज़ इसमें भी हिसाब भी रखा जाएगा और एक डायरी में वो नोट करेंगे कि ये कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए परसेंटेज वाइज़, उसका हिसाब रखेंगे। अब धीरे-धीरे अगर बच्चे को समझ में आता है या कोई उसे समझाता है कि 10 घंटे सोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है वो पढ़ाई में लगभग सेशन के एंड का टाइम आ रहा है और परीक्षा का समय, ये समय परीक्षा का होता है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगली कक्षा में जाने के लिए, तो 4 घंटे दोस्तों को देना, 10 घंटे सोना, ये ज़रा प्रोसेस कुछ अच्छी नहीं चल रही। अब एक नया सर्कल बनाया, उसमें ये टाइम चेंज करेंगे, उसमें अगर वो 10 घंटे सो रहा है तो वो सोच रहा है कि अब हम 8 घंटे ही सोएँगे, 2 घंटे मैं बचाऊँगा। 4 घंटे दोस्तों से बात करता हूँ तो अब वो नहीं करूँगा, उसको आधा कर दूँगा, यानी 2 घंटे, आधे घंटे जितना भी कर दूँगा। तो वो इसके लिए क्या करना है कि प्लान करना है, धीरे-धीरे कोशिश करना है, ये नहीं है कि एकदम से करना है। अब 10 घंटे अगर नींद का टाइम है उसे 8 घंटे करना है, तो एकदम से 2 घंटे कम नहीं किया जा सकता। तो पहले साढ़े 9 घंटे किया जाए पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में फिर आधे घंटे का टाइम करके 9 घंटे पे ले आएँ। फिर अगले हफ्ते में फिर आधे घंटे का टाइम शॉर्ट करके साढ़े 8 पे ले आएँ। इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे करके 10 से वो 8 घंटे में आ जाएगा। इसी तरीके से सोशलाइज़ेशन का भी टाइम, जो दोस्तों से मिलने का टाइम है, वह भी आधे घंटे से 2 4 घंटे से आधा-आधा घंटा कम करते हुए 2 घंटे पे धीरे-धीरे आएगा, फिर आगे और भी चाहे तो कम कर सकता है। अब इस तरीके से नींद का, सोशलाइज़ेशन का टाइम अगर कम कर रहे हैं, उसको डायरी में नोट कर रहे हैं, कितने परसेंटेज अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये भी नोट कर रहे हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि अब जो एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं था और थिंकिंग के लिए टाइम नहीं था, तो अब इसमें टाइम बढ़ाया जाए, 1 घंटा सोचने के लिए बढ़ा दिया जाए और एक्सरसाइज़ करने के लिए ढाई घंटा दिया जाए। यहाँ ये बहुत ख़ास है कि एक्सरसाइज़ को क्यों इतना टाइम दिया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कोविड-19 के टाइम में हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी कोविड-19 का उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, वो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ बच्चों को ये समझना बहुत अनिवार्य है, इसलिए इसका टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों से बातचीत करने का टाइम कम करना है, तो धीरे-धीरे देखते हैं कि जो लोग इस जो गतिविधि है पूरी,
इसमें हम देखते हैं कि बच्चा अपने ऊपर विचार कर पा रहा है, सोच पा रहा है और ध्यान दे पा रहा है। यानी वो 24 घंटे का कैसे अच्छा यूज़ कर पा रहा है। तो यहाँ ये बताया गया है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच जो डिफ़रेंस रहता है, वो यही रहता है कि जो टाइम को मैनेज कर लेता है, अपने दिन भर की दिनचर्या को 24 घंटे को अच्छी तरीके से मैनेज करता है, तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाता है और वो सक्सेसफुल रह पाता है। और अगर मान लीजिए वो सही से मैनेज नहीं कर पाता, तो वो कहीं न कहीं वो चांसेस रहते हैं कि वो अनसक्सेसफुल रह जाए। तो इस तरीके के टाइम सर्कल का यूज़ करके और टाइम मैनेज करके हमारी शिक्षा के बीच जो गैप आ गया है, बच्चे उसको भरने में काफ़ी सफल हो सकते हैं। आत्म प्रबंधन की एक बहुत ही इस अच्छी टेक्निक की जो चर्चा करके लास्ट में शिवा जी आपने मैसेज जो दिया है, वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में केवल एक ही गैप है कि एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करता है और अगर हम कहीं पे किसी फील्ड में अनसक्सेसफुल हैं, तो निश्चित तौर पर हमने अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया है, हमने उसका अधिकतम दोहन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं शिवा जी, लगभग हमने अपने मॉड्यूल को समाप्त मतलब एक समापन की स्थिति में हम हैं। तो बच्चों को कोविड से संबंधित अगर कुछ अवधारणा समझानी है, कुछ रोचक रोचक गतिविधि बतानी है, तो इसमें क्या आप कुछ चर्चा कर सकते हैं? जैसे एक गतिविधि तो ये है कि कीटाणु फैलते कैसे हैं और इसमें थोड़ा-सा मान लीजिए आपने 8-10 मिनट का समय दिया और हल्का-सा सामग्री की आवश्यकता है कि कोल्ड क्रीम और चमकीला पाउडर हमने ले लिया है। प्रत्येक बच्चे के हाथ में हमने थोड़ी मात्रा में कोल्ड क्रीम लगा दिया है और फिर ऐसा किया है कि हाथ की क्रीम को दोनों हाथों में हमने रगड़ दिया है। अब चमकीला पाउडर लेकर बच्चों के एक हाथ पे छिड़क दिया और बच्चों को उस हाथ को अपने साफ हाथ पर रखने के लिए कह दिया है। तो इस गतिविधि से बच्चे ये समझ सकते हैं कि चमकीला पाउडर उसी तरह से हाथ में हस्तांतरित हो जाता है जैसे कीटाणु होते हैं। तो क्या इस पे मतलब कुछ और गतिविधि के बारे में आप बताना चाहेंगी? जी हाँ, ज़रूर। अब जैसे एक गतिविधि आपने बताई, एक अन्य गतिविधि इसमें दी हुई है जिस गतिविधि का नाम है कि गाते हुए हाथ धोना। तो इसमें जो समय है वो 1 मिनट रहेगा हर बच्चे का और इसकी जो सामग्री है वो पानी और साबुन है। तो इसमें बच्चा जो चमकीला पाउडर की जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वो उसको हटाने के लिए आप बच्चे से कहेंगे कि ये चमकीला पाउडर हटाओ। तो उन्हें याद दिलाएँगे कि ये चमकीले पाउडर का हमने किस गतिविधि में किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। तो ये कीटाणु के रूप में देख रहे हैं कि वो चमकीला पाउडर हाथ पे है मतलब वो कीटाणु बच्चे के हाथ में चिपके हुए हैं। तो हाथों को बच्चों को 40 से 60 सेकंड के लिए धोने के लिए कहेंगे। तो उसमें बच्चों को एक बहुत इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे गीत भी गाते जाएँ और साथ-साथ उसको धोते जाएँ। तो वो देखेंगे बच्चे कि इतनी आसानी से वो चमकीला पाउडर नहीं निकल पा रहा है। उसको निकालने के लिए उसको प्रयास करना पड़ रहा है मतलब थोड़ी देर तक हाथ धोना अनिवार्य इससे सीखेंगे। फिर एक और अन्य गतिविधि है जिसमें गतिविधि का नाम है कोरोना मॉडल। इस गतिविधि में समय 1 दिन भी लग सकता है और कोई भी आसानी से उपयोग जो वेस्ट सामग्री है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें बच्चों को जो कोरोना वायरस की आजकल फ़ोटो हर जगह देखने मिल जाती है, बहुत ही कॉमन हो गई है। वो अगर हम तस्वीर दिखाएँ और उन्हें आसानी से उपलब्ध जो अनुपयोगी वेस्ट जो सामग्री है, उसका उपयोग करके एक मॉडल बनाने के लिए उनसे कहेंगे। तो बच्चे कागज़, कार्डबोर्ड, पेंसिल बटन आदि का उपयोग कर सकते हैं, तो उनको ये मॉडल बनाने को कहा जाए, तो उनको समझ में आएगा कि ये क कीटाणु जो है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, नंगी आँखों से तो वैसे भी इन कीटाणु को देखा नहीं जा सकता। पर बच्चों को एहसास कराने के लिए कि ये कीटाणु कितने खतरनाक हो सकते हैं, अगर वो मॉडल पे कार्य करेंगे और जब बनाएँगे तब समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर इसके अलावा और इसमें विधि दी गई है जिस गतिविधि का नाम है काली मिर्च और साबुन गतिविधि। बहुत इंटरेस्टिंग नाम जिसमें दिए गए हैं जिसका 15 मिनट का समय लगता है। इसमें सामग्री में पानी, काली मिर्च और साबुन इसका उपयोग किया जाएगा। तो उसमें कटोरे या प्लेट में को हम पानी से भरेंगे जब तक कि वह 1 इंच तक ना पहुँच जाए तब तक भरेंगे। फिर पानी पर समान रूप से काली मिर्च छिड़केंगे। यहाँ काली मिर्च जो है वो
कीटाणु, जैसे वहाँ पे चमकीला पाउडर था कीटाणु को प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ काली मिर्च कीटाणु को प्रदर्शित कर रही है। तो अपनी उँगली जो है वो बिना साबुन के अगर पानी में डुबो कर रखेंगे, तो बच्चे देखेंगे कि काली मिर्च के कण उनके हाथ से नहीं निकलते। अब बच्चों के हाथ में साबुन लगा देंगे, अब उनके हाथ को उँगलियों को पानी में जब डुबोएँगे, तो बच्चे देखेंगे कि काली मिर्च जो है वो उनके उँगलियों से निकल कर दूर भाग रही है। तो इससे बच्चों को ये सीखने में मदद मिलेगी कि सादे पानी से हाथ धोने पे कई बार कीटाणु बिल्कुल अच्छी तरह नहीं निकल पाते हैं, बल्कि मोस्टली हाथ में चिपके ही रहते हैं। इसलिए साबुन का उपयोग करना बहुत अधिक अनिवार्य है। अच्छा, एक और गतिविधि है, जो आखिरी गतिविधि है मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें बताई गई है, जिस गतिविधि का नाम है बेस्ट फॉर मास्क। ये गतिविधि को करने में आधा दिन का समय लग सकता है और इसमें जो सामग्री है वो पानी, कागज़ और कपड़े के टुकड़े इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अलग-अलग आकार के इसमें लगभग 6 बाय 6 इंच के कपड़े के टुकड़े लिए जाएँ, जो शर्ट भी हो सकती है, चादर, दुपट्टा, इन सबको लंबा-लंबा बच्चे पकड़ेंगे और प्रत्येक कपड़े के कटआउट के पीछे कागज़ का एक टुकड़ा रख के पकड़ेंगे। तो कपड़े पर जब पानी की छोटी बूँदों का छिड़काव करेंगे, तो देखते हैं कि कौन-सी वाली जो चीज़ है जिसपे पेपर की जो छोटी बूँदें हैं, अगर पेपर पे डालेंगे तो वो पेपर गीला हो जाता है। कौन-सा वाला और कौन-सा गीला नहीं होता है, यह हमें देखना है। तो जो शर्ट की पीछे का जो कागज़ है वो गीला नहीं होगा, परंतु अगर दुपट्टे के पीछे का कागज़ है वो गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुपट्टा जो है वो पतला होता है और शर्ट मोटा होता है। इसलिए जो मास्क है वो मोटे कपड़े का बनाया जाता है और वही पहनना अनिवार्य होता है। कई बार दुपट्टे से या पतला कपड़ा या पतले से कपड़े का मास्क बना के बच्चे पहन के आ जाते हैं या बड़े भी कई बार इस ऐसा करते हैं। तो यहाँ उनको बताना अनिवार्य है कि मोटी परत होना आवश्यक है कीटाणुओं से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के। इस तरह की हम कुछ गतिविधियाँ करके बच्चों को इसके क्षेत्र में जागरूक कर सकते हैं। कोविड-19 की अवधारणाओं को एकदम गतिविधियों के माध्यम से रोचक बनाते हुए बताने की, बच्चों को समझाने की बहुत अच्छी-अच्छी गतिविधियाँ आपने समझाई हैं शिवा जी। अब हम चर्चा के इस दौर पर हैं, जहाँ पर हमें मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, इस पूरे मॉड्यूल का सारांश जान लेना चाहिए। तो कृपया शिवा जी आप इसे सारांशित कर दीजिए। विद्यालय शिक्षा के लिए अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहली जिसमें चुनौती सारांश के रूप में हम बताएँगे कि कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान और उससे सावधानी कैसे बरतना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें सबसे पहले अनिवार्य है कि उनके लक्षण क्या होते हैं, ये देखना ज़रूरी है। फिर हाथ धोना उनको सिखाना, प्रॉपर तरीके से, जैसे अभी हमने गतिविधि में भी डिस्कस किया कि प्रॉपर तरीके से हाथ धोना सिखाना ज़रूरी है। फिर क्या करें और क्या ना करें, ये वाली बातें भी उनमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इससे संबंधित कई मिथ और तथ्य ऐसे आए हैं, जिससे कन्फ्यूज़ होके कई बार और ज़्यादा घबराहट होती है और उसमें कुछ गलत कर जाता है इंसान। तो ये भी उनको बताना ज़रूरी है कि क्या बातें सही हैं और क्या नहीं है। फिर इसके अतिरिक्त अन्य चुनौती है कि सुरक्षित विद्यालय वातावरण जो है वो सुनिश्चित करना। तो इसमें सभी के लिए चुनौती है, जैसे राज्य के स्तर पे जो है उसमें जो काम किया जा सकता है, विद्यालय व समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि वो कर ही रहे हैं, अभी कार्यक्रम सारे जागरूकता चल ही रहे हैं, तो राज्य स्तर पे वो कर रहे हैं। साथ ही वो शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना, शिक्षकों की भर्ती, जहाँ पे शिक्षक नहीं है और बच्चों को बुला लिया जाएगा, तो ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। तो शिक्षकों की भर्ती करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी राज्य के लिए। फिर इससे संबंधित जो अन्य खर्चे आ गए हैं, उसकी राशि का प्रावधान करना। अब अगर विद्यालय प्रधान के स्तर पे देखा जाए, तो बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली तो है स्वच्छता सामग्री का प्रावधान करना, फिर एसओपी का अवलोकन करना, जिस पे हम अभी चर्चा किए थे। फिर उसके अतिरिक्त जो अभी हम बात कर रहे थे सम-विषम वाली, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि ये नई व्यवस्था है, नए तरीके से करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये कैसे किया जाए, उसमें बहुत काम करना
आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षक और माता-पिता हेतु जागरूकता कार्यक्रम भी अनिवार्य है, ताकि अगर माता-पिता शिक्षक अगर जागरूक रहेंगे तभी बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। फिर शिक्षक के लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहली चीज़ तो मज़ेदार वातावरण का निर्माण करना, फिर संसाधन बैंक का निर्माण करना, कमज़ोर छात्रों की देखभाल करना, क्योंकि यहाँ जैसा कि हमने बात किया था कि अगर थोड़ी भी वीक हैं बच्चे या इम्यूनिटी वीक है तो संक्रमण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए। फिर औपचारिक मूल्यांकन इस वक़्त नहीं करना है, तो किस तरीके से मूल्यांकन करना है, किस तरह के पैटर्न में चेंजेज़ आएँगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर एक अगर समुदाय की बात की जाए तो उनके लिए है कि वो लक्षणों के प्रति सचेत रहें, विद्यालय के साथ समय-समय पर संवाद करते रहें, व्यक्तिगत परिवहन का उनको प्रावधान किया गया है, तो एक ये भी समस्या हो सकती है कि उनका समय मैच ना करता हो बच्चों की स्कूल के वो उनके जॉब का टाइम हो, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको कैसे एडजस्ट किया जाए कि बच्चे को स्कूल भी पहुँचाना है और अपना भी काम टाइम पे करना है। फिर घर को भी उन्हें खुशनुमा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे तो इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ छात्रों के संबंध में अगर बात की जाए तो चूँकि स्कूल बंद चल रहे हैं अभी तो और उनकी बहुत सारी पढ़ाई जैसे रेगुलर होती है वैसे तो नहीं हो पाई है, काफ़ी कुछ छूट गई है। तो यहाँ वो स्वाध्याय कैसे करते हैं ये भी अनिवार्य है, बच्चे में इतना आत्म प्रबंधन और आत्म अनुशासन होना अनिवार्य है। तो वो कैसे कर पाते हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा यहाँ पढ़ाई के प्रति उनके लिए लचीला होना ज़रूरी है। फिर साइबर सुरक्षा भी सुनिश्चित करना बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, अब इतने छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो समय-समय पे ध्यान दिया जाए कि उसका कोई दुरुपयोग ना कर रहे हो। फिर योग, ध्यान इनकी तरफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस पे ध्यान करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त ये भी चुनौती है कि तनाव मुक्त शिक्षक अधिगम वातावरण कैसे बनाया जाए, मतलब मज़ेदार कक्ष कैसे बनाया जाए, दिलचस्प गतिविधियाँ कैसी कराई जाए। और फिर मानसिक कल्याण भी एक चुनौती है जिसके लिए परामर्श दाता का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि काउंसलिंग के द्वारा जो है वो मेंटली प्रेशर अगर किसी को हो तो वो दूर किया जा सके। फिर वो भावनाओं का साझा करे और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे और एक-दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखे। तो ये सारी चुनौतियों को लेते हुए हमें अभी थोड़ा-सा संघर्ष का ज़रूर समय है मगर सब मिल के अगर एक साथ काम करेंगे तो निश्चित ही ये जो सत्र है जिसमें जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको कवर कर कुछ हद तक कवर कर पाने में हम लोग सक्षम हो पाएँगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम निष्ठा के मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयीन शिक्षा में चुनौतियों का समाधान विषय पर बहुत ही सार्थक चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में हमारे साथ माननीय शीबा खान मैम और माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम मौजूद थी। श्रद्धा अग्रवाल मैम का नेटवर्क कनेक्शन बाधित होने के कारण वो पूरी चर्चा में हमारा साथ नहीं दे पाई, लेकिन शीबा खान मैम ने इस चर्चा को बहुत ही सार्थक तरीके से और मॉड्यूल के समस्त पहलुओं को छूते हुए उन्होंने इस चर्चा को हम सभी के लिए बहुत सहज बना सका है। तो अब बारी है इस मुद्दे पर कृतज्ञता ज्ञापित करने की और हम समस्त आप सभी के बिहाफ पर माननीय शीबा खान मैम के हृदय से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पुनः उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और आज की अपनी चर्चा को हम यहीं पे